रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते से गुजरने का अनुभव मुझे लगता है लगभग हम सभी के जीवन में कभी ना कभी जरूर हुआ है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, वही जाने पहचाने पेड़, वही रास्ता, वही हवा, लेकिन फिर भी हाँ, एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। बिल्कुल। अचानक रील की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है कि आसपास कुछ तो ऐसा है जो शायद सही नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी डर की गहराई में उतरने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हमारी आज की चर्चा का आधार एक बेहद रहस्यमयी और पुरानी लोक कथा है, जिसे पीपल के पेड़ की फुसफुसारत कहा जाता है। लेकिन हमारा मिशन यहाँ केवल कोई भूतिया कहानी सुनाना नहीं है। सही बात है, हम सिर्फ डर का माहौल नहीं बना रहे हैं। हाँ, हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोक कथाओं में डर को इतनी बारीकी से कैसे बुना जाता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन केवल विज्ञान और लॉजिक पर टिका हो, वो किसी ऐसी चीज से टकराए जिसे किसी फॉर्मूले से मापा ही नहीं जा सकता। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब हम इस लोक कथा की पृष्ठभूमि देखते हैं ना, हाँ। तो ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं रह जाती। ये देखा जाए तो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा अध्ययन है। कहानी एक गांव के किनारे मौजूद एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि रात के सन्नाटे में वहां से रोने की आवाजें और किसी के चलने की आहटें आती हैं। अच्छा। अगर हम मानव शास्त्र के नजरिए से देखें तो दुनिया भर की संस्कृतियों में पेड़ों को अक्सर सिर्फ वनस्पति नहीं माना जाता। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि उन्हें एक तरह का पोर्टल माना जाता है। बिल्कुल, उन्हें इंसानी दुनिया और उस अज्ञात पारलौकिक दुनिया के बीच की एक सीमा रेखा या बाउंड्री माना जाता है। दिन के उजाले में जो पेड़ एक सुरक्षित छांव देता है, सूरज ढलते ही वो एक वर्जित क्षेत्र में बदल जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां हमारे इंसानी नियम लागू नहीं होते। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। मतलब इस सीमा को पार करने की हिम्मत आखिर कौन करता है? तो कहानी हमें वीर नाम के एक लड़के से मिलाती है। वीर। हाँ, पूरे गांव में इस पेड़ को लेकर एक खौफ का माहौल है, लेकिन वीर इस पूरे नियम को सिरे से खारिज कर देता है। उसे भूत प्रेत पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। वो मानता है कि ये सब सिर्फ वहम है ना? बिल्कुल। वो कहता है कि ये सब अनपढ़ लोगों का वहम है। और फिर वही होता है जो अक्सर दोस्तों के ग्रुप में होता है, पीयर प्रेशर। हाँ, पीयर प्रेशर। बातों ही बातों में वीर के दोस्त उसे उकसाते हैं कि अगर तू सच में इतना बहादुर है तो रात को उस पेड़ के नीचे जाकर दिखा। और वीर चुनौती स्वीकार कर लेता है। अब मैं वीर की तुलना उन हॉरर फिल्मों के किरदारों से करना चाहूंगी जो हमेशा चेतावनी को इग्नोर करके सीधे अंधेरे तहखाने में चले जाते हैं। हाँ, और हम सब स्क्रीन के बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि वहां मत जाओ। सच में। तो मुझे यहाँ एक बुनियादी शंका होती है, क्या वीर सच में बहादुर है या फिर ये उसके तर्क का अहंकार है? तर्क का अहंकार, ये आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। मतलब ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे कोई घने जंगल में एक छोटी सी टॉर्च लेकर खड़ा हो और सोचे कि क्योंकि टॉर्च की रोशनी में कोई खतरा नहीं दिख रहा तो पूरे जंगल में ही कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, ये टॉर्च वाला उदाहरण इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। असल में वीर की लड़ाई किसी भूत से है ही नहीं। अच्छा, तो फिर किससे है? क्योंकि उसके दिमाग में तो भूत का कोई वजूद ही नहीं है ना। उसकी असली लड़ाई उस समाज से, उस अंधविश्वास से, जिसने पीढ़ियों से लोगों को डरा कर रखा है। वो बस खुद को सही साबित करना चाहता है। हाँ, वो सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर खुद को बौद्धिक रूप से सुपीरियर दिखाना चाहता है। मनोविज्ञान में इसे हम एक तरह का कंफर्मेशन बायस भी कह सकते हैं। मतलब वो सिर्फ उसी बात पर यकीन करना चाहता है जो उसके लॉजिक में फिट बैठे। बिल्कुल, वो मानकर चल रहा है कि उसकी तार्किक दुनिया हर जगह एक जैसी ही काम करती है। लेकिन लोक कथाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो मानवीय बुद्धि की परवाह नहीं करती। सही बात है। और जब वीर रात के 12 बजे उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाता है तो माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। रात के 12 बज चुके हैं, आसमान में अचानक बादल छा जाते हैं और चांद की रोशनी गायब हो जाती है। एकदम संदेरा। हाँ, और चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो कानों को चुभने लगता है। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही होती है। फिर जैसे ही वीर ठीक उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, अचानक से तेज हवा चलने लगती है। सूखी पत्तियां खड़खड़ाने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा वीर अपने उसी अहंकार में वहां खड़ा होकर जोर से हंसता है और कहता है,
देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है। अगर हम बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिए से सोचें तो रात में हवा चलना या बादलों का आना, ये सब तो बहुत नॉर्मल मौसम का बदलाव है ना। मौसम तो बदल ही सकता है। तो एक लोक कथा इन आम चीजों को इतना डरावना कैसे बना देती है? क्या ऐसा नहीं है कि इंसान का अपना दिमाग ही इन प्राकृतिक घटनाओं को खतरे की तरह देख रहा है? यही तो लोक कथाओं की सबसे बड़ी खासियत है। वे मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। देखिए, जब इंसान किसी अनजान जगह पर होता है और उसकी आंखों की रोशनी काम नहीं कर रही होती, जैसे कहानी में चांद का छिप जाना, तो दिमाग अचानक से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। विकासवादी जीव विज्ञान के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने ये सीखा था कि अगर अंधेरे में झाड़ियां हिलें तो उसे हवा मानकर नजरअंदाज करने वाले अक्सर शिकार बन जाते थे। बाप रे! हाँ, जो डर कर भाग गए वो जिंदा बचे। सही कहा। तो हमारा दिमाग अंधेरे में रैंडम प्राकृतिक घटनाओं में भी एक पैटर्न या एक इरादा ढूंढने लगता है। मनोविज्ञान में इसे पेरिडोलिया और एजेंसी डिटेक्शन कहते हैं। एजेंसी डिटेक्शन मतलब हमें लगता है कि कोई वहां जानबूझकर कुछ कर रहा है। हाँ, तो हवा का चलना शायद सामान्य बात हो, लेकिन जब वीर कहता है यहां कुछ नहीं है, तो वो हवा का झोंका सिर्फ मौसम नहीं रहता। कथा के ताने बाने में वो वीर के अहंकार का सीधा जवाब बन जाता है। समझ गई। तो एक तरह से वीर अनजाने में ही उस अज्ञात शक्ति को निमंत्रण दे रहा है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी उस पॉइंट पे पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वीर की उस हंसी के ठीक बाद उसे अपने बिल्कुल पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता है ना? हाँ, वो झटके से मुड़ता है पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। हवा भी अचानक रुक जाती है और तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक बहुत ही ठंडी सरसराहट भरी फुसफुसाहट होती है। क्यों आया है तू? रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। सच में यार, इस एक वाक्य के बाद वीर के पैर जमीन से ऐसे चिपक जाते जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। वो ना तो भाग पाता है ना कुछ बोल पाता है, पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। ये जो सुपड़ जाना है ना, ये केवल कहानी का ड्रामा नहीं है, इसके पीछे बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल कारण है। अच्छा, कैसे? जब हम किसी बहुत बड़े खतरे का सामना करते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक लगाता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। मतलब वीर का सारा लॉजिक धरे का धरा रह गया? एकदम। और उसके जगह एमिग्डाला लाइन का हिस्सा, जो हमारे खतरे का अलार्म है, वो शरीर का कंट्रोल ले लेता है। खून पेट से हटकर सीधे मांसपेशियों में चला जाता है। इसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। और वीर यहाँ फ्रीज हो गया, जम गया है। हाँ, ये साबित करता है कि अब उसका वो तार्किक दिमाग हार मान चुका है। वो अब सिर्फ एक डरावा जीव है। और वो जो फुसफुसाहट है ना, क्यों आया है तू, ये सवाल किसी बाहरी शक्ति का सिर्फ एक वाक्य नहीं है। तो और क्या है? ये वीर को उसकी जगह दिखा रहा है। उसे एहसास दिला रहा है कि वो एक घुसपैठिया है जिसने एक ऐसी बाउंड्री लांघी है जहां उसका कोई हक नहीं था। और इसके बाद जो होता है वो किसी भी लॉजिकल इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। बिना किसी हवा के उस पुराने पेड़ की एक मोटी टहनी नीचे झुकती है और वहां से एक विशाल काली परछाई नीचे उतरती है। उसका कोई फिक्स आकार नहीं है, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए लाल अंगारों जैसी हैं। लाल आंखें, डर का क्लासिक सिंबल। हाँ। और वो परछाई वीर से कहती है, लोगों ने मना किया था फिर भी तू आ गया। वीर बेचारा जो कुछ मिनट पहले सबको बेवकूफ बता रहा था, अब हकलाते हुए कहता है कि वो तो बस देखने आया था। और बिल्कुल अमानवीय हंसी। बिल्कुल, वो परछाई एक ऐसी हंसी हंसती है जिसमें कोई इंसानी भाव नहीं है, कंपा देने वाली हंसी। इस अमानवीय हंसी का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा होता है। जब कोई शक्ति आपके तर्कों पर हंसती है तो वो बता रही है कि आपके हथियार, आपका विज्ञान, आपका लॉजिक यहां बिल्कुल काम नहीं आएंगे। मतलब तुम्हारा अहंकार मेरे सामने कुछ नहीं है। सही कहा। परछाई का ये कहना कि लोगों ने मना किया था, ये दिखाता है कि वो शक्ति वीर की अवज्ञा का ही इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रही है। लाल आंखें और वो आकारहीन कालापन, ये दिखाता है कि इंसान उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो समझ नहीं सकता, जिसका कोई रूप नहीं होता। हाँ, लेकिन असली आघात तो इसके बाद शुरू होता है। दृश्य खौफ, यानी जो आंखों से दिखता है वो तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वीर के चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा जाता है कि उसे अपना हाथ तक नहीं दिखता। और फिर आवाजें आनी शुरू होती हैं। हाँ, एक श्रवण खौफ शुरू होता है। वीर को कई अनजान आवाजें, रोने, चीखने और मदद मांगने की आवाजें सुनाई देती हैं।
हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। ये हिस्सा बहुत खौफनाक है ना? इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक मकड़ी के जाले की तस्वीर उभरती है। जैसे वे आवाजें उन पुराने शिकारों की हैं जो अपने अहंकार में वो सीमा पार कर गए थे और अब हमेशा के लिए फंस गए हैं। बिल्कुल। वीर अपनी आंखें बंद करता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, मुझे जाने दो। और एकदम से सब शांत हो जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो सुबह हो चुकी है, सूरज की किरणें आ रही हैं। सीधे रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी। हाँ, वो खुद को जमीन पर पाता है और पागलों की तरह गांव की तरफ भागता है। ये जो आवाजों वाला हिस्सा है ना, इसमें डर का एक नया लेवल जुड़ जाता है। इंसान के लिए सबसे बड़ा डर सिर्फ मौत नहीं होता। तो क्या होता है? उससे भी बड़ा डर होता है हमेशा के लिए किसी अनजान दुनिया में फंस जाना, अनंत काल तक तड़पना। वो मदद मांगती आवाजें उसी अंतहीन पीड़ा का प्रतीक हैं। बाप रे! और फिर रात के उस अंधकार से अचानक सुबह की सुरक्षित किरणों में आना, ये जो एकदम से बदलाव है, ये वीर के दिमाग पर पड़े ट्रॉमा को और गहरा कर देता है। वो शरीर से तो बच गया, लेकिन उसका अहंकारी हिस्सा उसी पेड़ के नीचे दफन हो गया। बिल्कुल। और जब वो गांव पहुंचता है तो उसकी हालत सब बता देती है। कपड़े मिट्टी से सने हैं, चेहरे का रंग उड़ा है, पूरा गांव समझ जाता है कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। उसने फिर कभी भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया होगा। कभी नहीं। एक रात की घटना ने पूरे गांव के लिए एक नया नियम बना दिया। गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं कि वहां पहले एक आदमी की मौत हुई थी और उसी की आत्मा भटक रही है। और नया नियम क्या बनता है? नियम बनता है कि सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते से नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी चेतावनी, अगर गलती से फुसफुसाहट सुनाई दे तो भूल कर भी उसका जवाब नहीं देना है। जो जवाब देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये जवाब ना देने वाला नियम बहुत दिलचस्प है। हाँ, अब यहाँ मेरा तार्किक दिमाग फिर सवाल करता है, क्या ये लोक कथाएं असल में पुराने जमाने की कोई पब्लिक सेफ्टी अनाउंसमेंट है? मतलब पहले रात में जंगली जानवर या लुटेरे होते थे? बिल्कुल। तो क्या समाज ने लोगों को रात में बाहर निकलने से रोकने के लिए इन भूत प्रेत की कहानियों को एक सुरक्षा कवच के तौर पर गढ़ा था? आपका ये एनालिसिस बिल्कुल सटीक है। मानव विज्ञान भी इसी थ्योरी को मानता है। प्राचीन काल में जब बिजली नहीं थी तो बस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कहानियों का सहारा लिया जाता था। मतलब ये एक तरह का सर्वाइवल मैनुअल थी? हाँ, डर एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो लोगों से नियमों का पालन करवाता है। लेकिन इस कहानी के केंद्र में जो सबसे बड़ी सीख है, वो सिर्फ रात के खतरों से बचने की नहीं है। तो वो सीख क्या है? वो सीख है सीमाओं का सम्मान करना। दुनिया भर की लोक कथाओं में आवाज का जवाब न देना एक बहुत ही क्लासिक रूल है। ये एक रूपक है कि जब हम किसी अज्ञात या खतरनाक चीज का सामना करते हैं तो हमें उसके साथ उलझना नहीं चाहिए। वीर की गलती पेड़ के नीचे जाना नहीं थी। तो उसकी असली गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि उसने मान लिया कि उसकी छोटी सी टॉर्च की रोशनी में पूरी दुनिया का सच है। उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मतलब तर्कों के पीछे छिपने वाले एक इंसान का सामना अपने सबसे गहरे खौफ से हुआ। बिल्कुल। कैसे उसका ज्ञान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और कैसे एक व्यक्ति के अनुभव ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया नियम बना दिया। ये कहानी भले ही किसी अनजान गांव की हो, लेकिन इसका संदेश हम सबसे जुड़ा है। इसमें कोई शक नहीं। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पीपल के पेड़ जरूर होते हैं। ऐसी वर्जनाएं जिन्हें पार करने के लिए हमें मना किया जाता है। हाँ, लेकिन हमारी फितरत हमें वहीं खींच ले जाती है। बिल्कुल, हमारी जिज्ञासा या हमारा बौद्धिक अहंकार हमें उसी अंधेरे की तरफ खींचता है। हम बस साबित करना चाहते हैं कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद यही नियंत्रण रखने की जिद ही इंसान को सबसे ज्यादा खतरे में डालती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी विचार सामने आता है। वो क्या? कहानी के अंत में जो नया नियम बनता है वो ये नहीं कहता कि शक्ति वहां जाने वाले हर इंसान को मार देती है। वो सिर्फ उन्हीं को अपना शिकार बनाती है जो उसकी फुसफुसाहट का जवाब देते हैं। क्यों आया है तू? हाँ, जब वो अदृश्य शक्ति पूछती है क्यों आया है तू, तो असल में वो सवाल कोई खतरा नहीं है। असली खतरा उस जवाब में छिपा है जो इंसान उस सवाल के बदले में देता है। ये बहुत ही गहरी बात है ना? तो क्या असली खतरा सच में किसी आत्मा में है या फिर हमारी उस मनोवैज्ञानिक मजबूरी में है जहाँ हम हर उकसावे का जवाब देने से खुद को रोक ही नहीं पाते? चाहे वो कोई लोक कथा हो या आज के इंटरनेट की कोई बहस। बिल्कुल। इंसान को हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है, आखिरी शब्द बोलना होता है, खुद को सही साबित करना होता है। तो आप कह रहे हैं कि कभी-कभी चुप रहना बेहतर है? हाँ,
क्या ऐसा हो सकता है कि जब हमारा सामना किसी ऐसे अज्ञात खतरे से हो जिसे हम समझ नहीं सकते, तो वहां अपना तर्क लगाने के बजाय बस पूरी तरह से खामोश रह जाना ही हमारे बचने का सबसे बड़ा उपाय हो? सच में, ये एक ऐसा सवाल है जो उस पीपल के पेड़ से भी ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए और शायद कभी-कभी खामोशी को अपनाना सीखिए।